नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 24 जुलाई 1991 इसे भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाए तो गलत ना होगा। 30 साल पहले 24 जुलाई को पेश किए गए बजट ने भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसे आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधार कहा गया। ये कदम जरूरी था। भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या ने 1991 में आर्थिक संकट को जन्म दिया। 90 का वो दशक जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग रसातल में चला गया था और मात्र 15 दिनों के आयात करने लायक राशि बची थी। तब देश को सोना गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी पड़ी। जब देश की अर्थव्यवस्था कराह रही थी, तब उस पर आर्थिक सुधारों का मरहम लगाया गया। भारत की व्यापक आर्थिक बैलेंस शीट को सुधारने के लिए और विकास को गति को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी सुधार एजेंडा शुरू किया गया और आर्थिक उदारीकरण की बयार चल पड़ी। लाइसेंस परमिट राज के उलट खुली अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों की आजादी, निजी उद्योगों का प्रोत्साहन, सरकारी निवेश कम करने, खुले मार्केट को बढ़ावा देने के फैसलों को लागू किया गया। निजी बैंकों की शुरुआत, दूरसंचार क्रांति, हवाई सेवा का विस्तार, विदेशी पूंजी निवेश की शुरुआत सहित आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्रों में कई स्तर पे सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। 1991 के आर्थिक सुधार भारत के स्वतंत्रता के बाद में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने अर्थव्यवस्था की प्रकृति को मौलिक तरीकों को बदल दिया। बीते 3 दशकों में सभी सरकारों ने देश को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लीग में ले जाने के लिए इस रास्ते का अनुसरण भी किया। बीते 3 दशकों में भारत ने जबरदस्त आर्थिक प्रगति भी की है। देश देशांतर में आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, अपने खास मेहमानों से समझेंगे 1991 का आर्थिक उदारीकरण का दौर और उस वक्त की परिस्थितियां कितने महत्वपूर्ण थे। ये आर्थिक सुधार, इनके जरिए कैसे देश के आर्थिक विकास की गाथा लिखी गई और आज 30 साल बाद 2021 में हम कहाँ खड़े हैं और आगे का कितना सफर तय करना बाकी है, आगे की राह क्या है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपसे उनका परिचय करवा दूं। अशोक कुमार झा हैं, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वागत है सर आपका। साथ ही शुभमोय भट्टाचार्य जी हैं, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शुभमोय मैं आपसे करना चाहूंगी। 1991 के बाद पूरे 30 साल बाद आर्थिक सुधार जो लागू किए गए, उसके बाद अब इस वक्त उसे आप कैसे देख रहे हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मानना पड़ेगा कि वो सारे कदम काफी सराहनीय थे और जिन हालात में ये आर्थिक सुधार का कार्यक्रम शुरू किया गया था वो अपने आप में बहुत ही कठिन और बहुत ही एक ऐसा समय था जहां पे इस तरह के कदम के कोई ब्लूप्रिंट्स नहीं थे। तो अगर हम एकदम शुरुआत में देखिए कि ये एक भारत के ऊपर ये स्थिति आई जिसे कहते हैं इमीडिएट वजह, जो वो था ये कि भारत को अपनी ये सोना का कुछ भंडार को गिरवी रखना पड़ा। और गिरवी क्यों रखना पड़ा? क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज कवर इंपोर्ट्स को पे करने के लिए वो सिर्फ कई हफ्ते का रह गया था। हमारे पास हालत फॉरेन एक्सचेंज जब हम आज $600 बिलियन की बात करते हैं, उस वक्त शायद सिर्फ कुछ मिलियन ही थे। इस हालत में भारत को अपने सप्लायर्स को सपोर्ट देने के लिए भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा और ये करीब एक तरफ का झटका टाइप का था एक बड़े एक भारत के लिए कि हम इतने साल में 1947 से आज तक 1991 के जुलाई में हम तो कर क्या रहे थे कि हमने ये उपलब्धि हासिल किया है कि हमारे देश में हमारे पास एक साधारण विदेश के साथ व्यवसाय करने के लिए भी हमारे पास साधन नहीं है जी। तो इसी ने इसके पहले ही कई 2-3 साल से इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में उस वक्त एक रिपोर्ट लिखा गया था जिसके ऑथर थे मोंटेक सिंह अलवारिया, और उन्होंने भी और साथ में कई लोगों ने ये आइडियाज दिए थे कि कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत अभी आ पड़ी है।
तो एक रिफॉर्म्स का माहौल बन रहा था, आइडियाज बन रहे थे, और ये जो आकस्मिक एक चैलेंज आ गया अपने सामने, उसको देखकर सबके मन में यही आया कि अभी जो गवर्नमेंट में थे और उसके लिए कदर देनी पड़ेगी उस वक्त के गवर्नमेंट में नरसिम्हा राव जी और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, कि उन्होंने इसको देखकर कोई अजूहात वगैरह ना देकर सीधा जो कदम उठाने थे उस पर वो चल पड़े। तो ये लिबरलाइजेशन का ये जो एक परिप्रेक्ष्य था, जो बैकग्राउंड था, और इसमें जो कदम लेने की जो साहस उन्होंने दिखाए थे, वो सच में सराहनीय है। आगे चलकर उसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस वक्त में जब कोई सामने कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, आपको पता नहीं था कि आप अगले 10 साल में कहाँ पे पहुंचेंगे, और तो आगे पीछे खाई आगे हुआ, उस तरह का टाइप का में जो कदम इन्होंने लिए वो सच में मान लायक है कि वो एक बहुत बड़ा बिल्कुल इन सुधारों को पॉइंट वाइज विस्तार से आगे आपसे समझेंगे, चर्चा करेंगे। अशोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, अगर 1991 के इस उदारीकरण को, इस आर्थिक सुधार को, इसके सिग्निफिकेंस को, इसके महत्व को हम समझना चाहें और ये समझना चाहें कि उस दौर में इतने ज़रूरी क्यों हो गए थे, क्या ज़रूरत थी कि इन आर्थिक सुधारों को लागू करना पड़ा, वो परिस्थितियाँ, वो स्थितियाँ, वो बैकग्राउंडर में चाहूँगी आप बताएं। जैसे कि ये शुभमय साहब ने भी बताया कि आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब था उस समय। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स करीब $500 मिलियन रह गए थे, जो कि करीब 2 हफ्ते का इंपोर्ट बिल से पेमेंट हो सकता था। और इसके अलावा इकॉनमी बहुत ही स्टैग्नेट कर रहा था, कोई जीडीपी ग्रोथ भी बहुत कम हो गया था। तो ये सब देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट को नहीं बल्कि पूरा इकॉनमी को अच्छी तरह से उसका ये रिफॉर्म किया जाए, इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही ज़रूरी था। और क्योंकि ये मौका मिल गया सरकार को, और उस समय दोनों प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर साहब दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रिफॉर्म्स को लागू किए। इसमें सिर्फ ट्रेड रिफॉर्म्स नहीं था कि ताकि ट्रेड रिफॉर्म्स तो हुआ ही पूरा। उन दिनों एक्चुअली मैं इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम करता था जी। और एक महीने के अंदर में पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाया गया। उसी तरह से ये अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी बिल्कुल नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनवेल किया गया, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ोतरी दिया गया, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपना जो वो काम करना जानते हैं ठीक से, वो अपना काम ठीक से करें, और उनके ऊपर जितने बाधे थे पहले ताकि वो ग्रो नहीं कर पाते थे, वो सारे शैकल्स हटाया गया जी। तो ये सब इसलिए किया गया, सिर्फ अपने, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का ये रिफॉर्म पैकेज नहीं था, ये पैकेज था पूरा इकॉनमी को रिवाइव करने का पैकेज जी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए गए थे उस समय। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स थे और उनका असर जो है वो हमने उसके बाद के दशकों में देखा, साल दर साल देखा। बाद की सरकारों ने इसका अनुसरण भी किया। शुभमोय जी, अगर मैं इन रिफॉर्म्स के जो मुख्य स्तंभ रहे, या यूँ कहें कि जो वो स्टेप्स रहे जो उठाए गए, जिन्होंने एक तरह से जो मील के पत्थर रहे, तो दरअसल वो क्या थे और किस तरीके से उन्होंने आर्थिक विकास को ऊपर करने के लिए और जो रिफॉर्म की बात कर रहे थे अशोक जी, उनको लागू करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जी, इनमें देखिए वैसे तो 30 साल का पड़ाव काफ़ी लंबा होता है, और इनफैक्ट इस पड़ाव में मैं अशोक झा जी का भी नाम लूँगा कि वो भी कई सालों तक वित्त सचिव थे और उन्होंने भी कई कीर्तिमान स्थापित किए। तो सभी जितने सारे गवर्नमेंट्स आते गए, 2 चीज़ उन्होंने एकदम जिसे कहते हैं मतलब पूरा सेट कर लिया कि एक तो रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है
उस पर कोई भी सरकार पीछे नहीं हटे। यानी कि अगर किसी पिछले सरकार ने कोई एक रिफॉर्म का कदम लाए हैं, जी। तो भले ही उसमें दुविधा हो, आलोचना हो, लेकिन उसको पीछे उसको उसको विथड्रॉ नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया कि भारतीय रिफॉर्म्स व्यवस्था के ऊपर पूरे विश्व का मोरलेस कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, ये लोग शायद देर से करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे अगर एक बार उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि ये करना है, तो उस पर आगे चलेंगे। जी। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बीच में कई सारे सरकार आए और डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, लेकिन किसी ने भी इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इन्होंने इस पर अंकुश नहीं लगाया कि हम चूंकि उन्होंने किया है और उनसे हमारी मतलब राजनीतिक मतविरोध है इसलिए हम इस पर पीछे हटेंगे, पीछे नहीं हटे। ये एक बहुत बड़ा चीज था। तो ये पहला चीज था। दूसरा चीज ये रहा कि मोटा मोटी जो पहले जनरेशन का रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसके ज्यादातर चीजें पहले कुछ सालों में ही हो गए। यानी कि इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, कस्टम्स ड्यूटी में सुधार, जी। एक्साइज ड्यूटी में सुधार, इन सारी चीजों में जो बदलाव लाए गए, भारत के करेंसी में डिवैल्यूएशन, इन सारी चीजों को सेटअप किया गया। और उसके बाद जो प्रोडक्ट मार्केट में चलाने के लिए कुछ कुछ जो सुधार जो जरूरी थे, उसमें जो जिसमें मैं बहुत दो चीज को मैं बहुत अहम मानूंगा। एक था कि रिजर्व बैंक के साथ भारत सरकार ने अपने आप समझौता किया कि घाटा, वित्तीय घाटा कहीं जैसा भी हो जाए, उसको ऑटोमेटिक भरपाई करने के लिए रिजर्व बैंक सामने नहीं आएंगे। इससे क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक स्थिति आई। मुद्रास्फीति का जो अचानक हमारे बीच में एक दौर आ जाता था, एक अचानक एक भूकंप के जैसा बढ़ जाता था, वो दौर कम हुआ, काफी हद तक कम हुआ, जिसका अगला रूप था 2016 में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तैयार किया गया। और उसी तरह से सेबी भारतीय इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक कोई भी मार्केट सही चलता है जब मार्केट में एक रेगुलेटर हो, एक पुलिसमैन जैसे खड़ा हो। तो उसमें जो सेबी को लाया गया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दोनों चीजों ने भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स में, फाइनेंशियल सेक्टर में एक जिसे कहते हैं एक पर्सपेक्टिव लाए, एक सिचुएशन लाए कि जिसमें लोग अपना निवेश कर सकते हैं और निवेश से ही ग्रोथ होता है। तो ये दोनों बहुत बड़े, ये इन सारे कदम काफी इम्पोर्टेंट रहे। जी बिल्कुल। अशोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, चूँकि उस दौर में आप थे, आपने उन परिस्थितियों को देखा, समझा, अनुभव किया और आप उसके गवाह भी रहे हैं। आपसे समझना हम ये चाहेंगे कि पिछले 30 वर्षों के दौरान अगर हम बात करें तो आर्थिक सुधारों की दिशा में राजकोष के घाटे को कम करने के अलावा मुख्य रूप से वो 5 क्षेत्रों में जिन पर काम हुआ रिफॉर्म की दिशा में, वो दरअसल क्या रहे और जिनका असर हम लंबे समय तक देखते चले आ रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हुआ वो ट्रेड पॉलिसी में हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज में, जी, फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरा जो कि पहले कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर पाता था, उनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए। फिर तीसरा सेक्टर जो कि था अपना, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस में। जी, टेलीकम्युनिकेशंस पहले हम लोगों को याद है कि एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए सालों भर इंतज़ार करना पड़ता था। तो वो सेक्टर में रिफॉर्म आया। फिर ये एयर ट्रैवल सेक्टर में उन दिनों सिर्फ एक ही, उसके पहले एक ही एयरलाइन था, एयर इंडिया, जी, और उसी पे सबको निर्भर करना पड़ता था। अब इतने सारे एयरलाइंस आ गए, अब तो कुछ और कम हो गए अभी हाल में, लेकिन बहुत सारे एयरलाइंस आ गए थे, ताकि चॉइस हो गया कंज्यूमर को कि कौन सा एयरलाइन के द्वारा वो ट्रैवल करें। और तो और नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इवन इन ये मोटर कार्स और टू व्हीलर्स, जो कि उन दिनों उनका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता था। मारुति तो आ गई थी, लेकिन मारुति का भी उतना प्रोडक्शन नहीं था जितना कि डिमांड था इकॉनमी में। तो ये सब कंज्यूमर गुड्स जो थे, जिसके लिए कि यहाँ के लोग तरस रहे थे,
जी। वो सारे कंज्यूमर गुड्स मार्केट में फ्लड होने लगे और जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर पे वो रिस्ट्रिक्शंस हट गए ताकि प्राइवेट सेक्टर में जो कहते हैं कि एनिमल स्पिरिट्स जिससे कि वो इन्वेस्ट करते हैं निवेश करेंगे वो रिवाइव हो गया। तो इसी वजह से 1992-93 के बाद मैं समझता हूँ कि कम से कम 2008-9 तक एक आध साल में थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम हुआ हो बट अदरवाइज कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा था इकोनॉमी में। और यही वजह था कि 1991 में जो हमारा जीडीपी था करीब 250 बिलियन डॉलर्स अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया है जी। यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया तब से। तो ये सारा चीज जो भी हुआ है इससे लोगों को चॉइस बढ़ गई, जो यहाँ रहते हैं उनको चॉइस मिल गया कंज्यूमर्स को कि अच्छे कमोडिटीज अच्छे गुड्स वो खरीद सकें, अच्छे क्वालिटी के गुड्स। और दूसरा ये हुआ कि इकोनॉमी का जो ग्रोथ हुआ इससे पॉवर्टी लेवल्स बहुत कम हो गए। पॉवर्टी लेवल्स जितना थे पहले ऑलमोस्ट 45-46% ऑफ पॉपुलेशन वो घट के करीब 22-23% आ गए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स था। जी बिल्कुल, ये स्टेप्स और इन स्टेप्स का किस तरीके से इम्प्लिकेशंस रहा बहुत अच्छे से आपने बताया। सुबुमोई जी मैं आपका रुख करना चाहूँगी 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था जैसा कि अशोक जी ने भी बताया कि 274 अरब डॉलर की थी और आज 2021 में लगभग 30 खरब डॉलर की हो गई है। ये एक बहुत बड़ी छलांग और आज विश्व के मानचित्र पर भारत एक बड़ी इकॉनमी, एक उभरती हुई इकॉनमी के रूप में दर्ज है। ये जो आर्थिक सुधार तब किए गए थे उनके असर को आप इस रूप में देख रहे हैं। उसके बाद की सरकारों खास तौर पे मैं मौजूदा सरकार का चाहूँगी कि आप जिक्र करें कि जो उनकी पॉलिसीज़ है इकॉनमी रिफॉर्म्स को लेकर उनके असर को किस तरीके से आप इसमें समाहित करेंगे, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, रिफॉर्म्स एक फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझे कि रिफॉर्म्स कोई एक समय में केंद्रीभूत नहीं रहता है जी। 91 में जो रिफॉर्म्स शुरू किए गए वो रिफॉर्म्स का प्रक्रिया चल रहा है, कभी मंदी से कभी तेजी से, और डिफरेंट सरकारों के आने से उनके अपने पर्टिकुलर पोजीशन से, जिसका हम पहले ही चर्चा किए हैं कि कभी उसमें तेजी आई है या कभी वो स्लो चला है, लेकिन हर सरकार ने इस पर अपना सपोर्ट जताया है। 91 के जो रिफॉर्म्स 98 तक के थे, जिसका काफी लिस्ट अच्छी तरह से अशोक जी समझा रहे थे, ये सारी कुछ चीजों को हम अगर एक बास्केट में डालें तो ये थे प्रोडक्ट मार्केट। यानी कि कोई भी चीज जब मार्केट में आता है तो उनके पीछे प्रोडक्शन प्रोसेस में एक कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का माहौल होना चाहिए। वो प्रतिस्पर्धा का माहौल सच में हमारे देश में नहीं था। इसके पहले हर चीज के लिए लाइसेंस लगता था, दूध से लेकर सीमेंट, गाड़ी तो छोड़िए, स्कूटर, यहाँ तक कि टाइपराइटर खरीदने के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ता था 90 से पहले। ये चीजें जो बदल के प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा का माहौल जो शुरू हुआ, छोटी छोटी चीजें जो हर घर में उस वक्त अवेलेबल होने शुरू हुए, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स था। उन सारे जो स्टेप्स लिए गए। अभी जो आप पूछ रहे हैं कि अभी के माहौल में क्या क्या स्टेप्स लिए गए, वो थे उससे आगे चलकर जी। प्रोडक्ट मार्केट में तो रिफॉर्म्स हो गए, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने वाले जो मार्केट्स होते हैं जिसमें आते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों चीजों का इस्तेमाल किस तरह से हो, और उनमें रिफॉर्म्स काफी मुश्किल रहा। इनको हम सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट मार्केट रिफॉर्म्स के बाद दूसरे स्टेज में आता है, और ये मार्केट में रिफॉर्म्स चूंकि इसमें बहुत सारे सब्सिडी का मामला जुड़ा हुआ था, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, इसमें बहुत सारे जिसे कहते हैं टग ऑफ वॉर इसी वजह से चल रहा था। तो इनमें क्या क्या चीजें रहा। लैंड रिफॉर्म्स में आप देखेंगे ना, इसमें मोर और लेस बहुत सारे कोई भी सरकार ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स में जो 2001-2 में आंका गया था पूरा वाजपेयी जी के टाइम पे कि ये रिफॉर्म जरूरी है, वो भी जाके जो लेबर रिफॉर्म्स कोड जो चारों
पार्लियामेंट में आए हैं और पास हुए हैं, ये बहुत बड़े चेंजेस हैं। जी। क्यों? क्योंकि इससे हमारे देश में जब हम मानते हैं कि हमारे देश में लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया है, हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी लोगों के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम अपने आप को मानते हैं, का ज़रिया क्या है? और वो एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया रुका हुआ था क्योंकि हमारे पास लेबर रिफॉर्म्स नहीं थे। कोई भी छोटे-छोटे एंटरप्राइज़ लेबरर को अगर लेंगे तो उनके पीछे इतने सारे कागज़ी कार्रवाई का एक कड़ी चलता था कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट के लिए पसंद नहीं करते थे देना। उन चीज़ों में जो रिफॉर्म्स अभी शुरू हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जी, ये बिल्कुल। रिफॉर्म बड़े हमारे देश में पूरा जैसा जब हम कहते हैं कि इससे आम आदमी को क्या मिला, तो आम आदमी को क्या मिलने का सबसे बड़ा ज़रिया ये वाला रिफॉर्म है, लेबर रिफॉर्म। जी। और साथ में है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, कैपिटल रिफॉर्म यानी कि बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म जो अभी शुरू हुआ है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में, जी पुरानी कंपनीज जो कंपनी दिवालिया हो जाए उस कंपनी को किस तरह से जल्दी बंद किया जाए और नए कंपनी उनके जगह पे कैसे आ जाए ताकि बैंक्स अपना कामकाज ठीक तरह से कर पाएं। तो मौजूदा वक्त में इन रिफॉर्म्स को आप बेहद ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अशोक जी, आपका रुख मैं ये करना चाहूँगी कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो देश में चल रहे आर्थिक सुधारों को आप कैसे देख रहे हैं? और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महामारी के इस दौर में जो संकट आया और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा आघात ज़रूर लगा, लेकिन जो रिफॉर्म्स के कार्यक्रम चल रहे थे या जिस तरीके की आगे की पॉलिसी भी बन रही है या जिस पथ पर सरकार चल रही है उसको लेकर आप आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आगे की हमारी राह क्या है? मैं तो समझता हूँ कि जैसे कि अभी मोए साहब ने बताया, रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स काफ़ी तक हो गए हैं अभी। कैपिटल रिफॉर्म्स, मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म्स अभी बहुत कम हुआ है। वो इंसॉल्वेंसी कोर्ट के अलावा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो कि अभी करीब 70% का उनका इम्पोर्टेंस है इकॉनमी में, उसमें रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो सरकार ने जो किया है कि उसको अमेलगमेट कर रहे हैं कुछ बैंक्स को बड़ा बनाने के लिए, बहुत सारे बैंक्स थे उनको ज्वाइन कर रहे हैं, अमेलगमेट कर रहे हैं। वो तो ठीक सही रास्ता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि वो एडिक्वेट है। उसमें और भी रिफॉर्म्स ज़रूरी है क्योंकि जितने भी अभी जो भी हमारे ये एनपीएस हैं अभी बैंकिंग सेक्टर के, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अभी उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इन पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर रेशियोज हैं, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का उनको करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो है। तो ये सब मिला के तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा स्ट्रैंगुलेट हो रहा है। ठीक है। और अगर बैंकिंग सेक्टर को हमें ठीक रास्ते पे लाना है तो ये उस सेक्टर का रिफॉर्म्स को हमें गौर से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये जी। दूसरी बात ये है कि आगे जो मैं समझता हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स जो हमने किया है, जैसे कि वो लैंड एक्विजिशन जो रिफॉर्म्स आया था जी। वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत बढ़ जाते हैं और डिलेज भी बहुत हो रहे हैं उसमें। तो अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज के तरफ देखना है तो वो लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी करीब 42% से ज़्यादा लोग अभी भी लैंड पे डिपेंडेंट है और उनको वहाँ से भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उनको अगर हमें लाना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी और वो ज़मीन अगर उसमें एक्विजिशन जल्दी नहीं हो सके तो उसमें फिर डिले हो जाएगा। जी, ठीक है सर। दो बातें और हैं इसमें, मैं जल्दी बोल देता हूँ। जी बिल्कुल। एक तो है कि ये रिफॉर्म्स करते करते हमें ये देखना है कि
इनइक्वालिटी ना बढ़े। ये पिछले 1.5 साल से जो पैंडेमिक के वजह से छोटे छोटे जो व्यापारी थे उनको बहुत खोट पहुंचा है, तो इससे इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रहा है। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ का जो हेल्थ में है, हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर्स पे भी हमें ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल, तो ये वो एरिया है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सुभमोय जी, कार्यक्रम के अंत में एक क्लोजिंग कमेंट के साथ आर्थिक सुधारों के 30 साल पर हम चर्चा कर रहे हैं, आगे की राह और कौन से वो क्षेत्र जिन पर पुशअप की अभी भी ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सही कह रहे थे कि रिफॉर्म्स, शुभजा जी ने भी बताया कि ये कारगर सिद्ध हुआ है। इसी से प्रमाण होता है कि आजकल के जनरेशन 25 से नीचे का, जो भारत में सबसे ज़्यादा जिनकी तादाद है, उनको याद भी नहीं है कि कैसा हालत था आज से 30 साल पहले का, और होना भी नहीं चाहिए। और इतना तरीके से आज जब डिजिटल किसी भी माध्यम से कोई भी यंग वुमेन या मैन पेमेंट करते हैं, तो इतने सारे चीज़ों के ज़रिए से वो खरीदारी या किसी चीज़ का बिक्री करते हैं कि उनको शायद पता भी नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें पोस्ट रिफॉर्म्स का देन है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा चीज़ है कि पूरे देश का जो छवि है, तो सच में हमारे लिए हम कह सकते हैं कि हम जो जितना कदम चल के आए हैं उससे कहीं और स्पीड से आगे चलने का हम क्षमता रखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो साल 1991 के सुधारों ने अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने और फिर गति पकड़ने में मदद की। मौजूदा वक्त की बात करें तो इस समय भी एक विश्वसनीय नए सुधार एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने का समय है। हालांकि मौजूदा सरकार इस दिशा में अग्रसर है, जो न केवल जीडीपी को महामारी के संकट के पूर्व स्तर पर वापस लाएगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगी कि विकास दर महामारी की शुरुआत के समय की तुलना से भी अधिक हो। इसी के साथ देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।